आज रामनवमी का उत्सव खास है, पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन अयोध्या के लिए तो बहुत ही खास है। भगवान राम के जन्म दिवस पर सूर्य देव ने उनके मस्तक पर तिलक किया। ये तस्वीरें भी आपने देखी। सूर्य की किरणें सीधे रिफ्लेक्ट होते हुए रामलला के ललाट पर उतरी और भव्य दिव्य तैयारियों के बीच अयोध्या में उत्सव का माहौल है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरी रामनवमी बनाई जा रही है और रिकॉर्ड संख्या में लोग लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं और आज तो बहुत जबरदस्त भीड़ है वहां पर। योगी आदित्यनाथ ने भी आज रामनवमी के मौके पर पूरे प्रदेश को, देश को बधाई दी है और उन्होंने आज अयोध्या में कैसा उत्सव मन रहा है उसके बारे में भी कहा है। तो आइए सुनते हैं। यहाँ पर कल से ये अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। प्रदेश के हर देवालय में अखंड रामायण का पाठ कल से चल रहे हैं। अयोध्या धाम में भी उत्सव और उमंग का माहौल है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अयोध्या धाम प्रभु श्री राम लला के जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए अयोध्या धाम पहुंचे थे। आज जगन नियंता भगवान सूर्य भी ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक करने वाले हैं। 500 वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके रामलला का फिर से अयोध्या धाम में प्रकटीकरण हर सनातन धर्मावलंबी के लिए, दुनिया की हर दबी कुचली शोषित मानवता के लिए एक नई प्रेरणा भी है और नया प्रकाश भी। तो राम मंदिर निर्माण के बाद दूसरी रामनवमी और भव्य तरीके से अयोध्या में जो है वो मनाई जा रही है। लेकिन हम बात कर रहे थे राजनीति की और बात ये हो रही थी कि आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है, तो इन 45 वर्षों में पार्टी जहां तक पहुंच पाई है उसमें भगवान राम और राम जी के मंदिर का इसका कितना योगदान है। समीर जी ने ब्रेक से पहले कहा कि राम मंदिर के मुद्दे ने कभी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता नहीं दिलाई। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कितने सालों इस पर बात कर लेते हैं। मुझे लगता है हाउस डिवाइडेड है आपकी इस बात पर। मेरा चर्चा कर लेते हैं एक बार हर्ष जी से बात शुरू। हर जी नहीं, देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये कि अगर हम कहें कि सत्ता क्या चली गई तो बिल्कुल ठीक बात है। 4 राज्यों की अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार गिराई गई। वो पाप किया था कांग्रेस पार्टी ने, वो पाप के अलावा और कुछ नहीं था। अगर आप कोई चुनी हुई सरकार और अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी तो राजस्थान मध्य प्रदेश की सरकार क्यों खामियाजा भुगतेगी? हिमाचल की सरकार क्यों खामियाजा भुगतेगी? वो राजनीतिक पाप था जो कांग्रेस ने किया था, राम के नाम पर किया, इसलिए उसका खामियाजा अभी तक भुगत रही। उसके बाद सरकार नहीं आई, ये ठीक बात है, लेकिन सरकार क्यों नहीं आई उसके ढेर सारे कारण हैं, उत्तर प्रदेश में भी और दूसरे राज्यों में। लेकिन अगर हम कहें कि ये पार्टी कैसे बनी, तो पार्टी के मूल में आज नरेंद्र मोदी हैं। निश्चित तौर पर बहुत विराट स्वरूप है और मैं तो कई बार कहता हूं कि गांधी के बाद कौन, तो अभी तो मोदी ही दिख रहे हैं। महात्मा गांधी के बाद तो मोदी ही दिख रहे हैं, जो ऐसा नेता हो कि देश के हर हिस्से में, दुनिया भर में एक बराबर सम्मान, एक तरह का प्रेम मिल रहा हो। लेकिन ये सब उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बुनियाद पर हुआ जिससे निकला प्रचारक झोला लेकर चला जाता था। 3-3 बार का प्रतिबंध हुआ, जब देखो तब जेल में डाल दिए जाते थे। जहां मिले कहते थे संघी है, इसको निकाल दो। जिसके ऊपर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगा, जिस देश में गांधी पूजे जाते हो वहां गांधी के हत्यारे थे। आज भी कोई न कोई मूर्ख व्यक्ति कह देता है कि संघ हत्यारा था। कोई भी मूर्ख खड़ा हो जाता है, बोल लेता है, ऐसा झूठ बोलता रहता है। उसके बावजूद ये पार्टी यहां खड़ी है, तो ये संघ के जो निष्ठावान प्रचारक हैं, जो सब छोड़कर निकल जाते हैं। और देखिए संघ सोचता कैसे है। बहुत सी बातें हैं कि कांग्रेस कब कूदी, अभी उसकी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। 1964 में गुरुजी ने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना कर दी थी। 1964 1984 में बजरंग दल की स्थापना हो गई थी। 1991 में दुर्गा वाहिनी की स्थापना हो गई थी। तो संघ कैसे सोचता है, उसको सोचना समझना, उसकी जो अभी तक की यात्रा है उससे देखना चाहिए। और मेरा यह मानना है कि सही समय पर सही व्यक्ति सही स्थान पर, वो नरेंद्र मोदी। लेकिन वो समय, व्यक्ति, स्थान तैयार किसने किया? वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और उसमें प्रभु राम के इस मंदिर की बहुत बड़ी भूमिका है। और विनोद जी और विजय जी को वो ध्यान में आएगा।
जब ये राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ उसके पहले विश्व हिंदू परिषद क्या करता था? गांव गांव में गाय की पूंछ पकड़वा के गौदान कराता था। तब लोग कहते थे, हंसते थे लोग, मजाक बनाते थे, अरे ये आ गए, ये सब देखो ये आ गए गांव गांव में। और वो क्या करते थे? पूंछ पकड़ के करते थे। जाने कितने समय तक तो वो चला कि भैया अपने गांव से एक ईंटा भेज दो, राम मंदिर में लगाए। तो ये जो आप देश का आज मानस परिवर्तन देख रहे हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो बिना किसी भ्रम संकोच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी जरूर जानते होंगे इस बात को, मुझे नहीं पता था। अभी बात हो रही थी तो विजय जी और विनोद जी ने इस बात के बारे में बताया कि इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी ने ऑलमोस्ट राम मंदिर आंदोलन को कोऑप्ट कर लिया था। देखिए, ये बिल्कुल काफ़ी हद तक इसमें सच्चाई है कि मैं अभी वो सज्जन मौजूद हैं, विजय कौशल महाराज जी, जो 1983 में मुजफ्फरनगर में जो पहली राम मंदिर को लेकर बड़ी रैली हुई थी, करीब 1 लाख लोग उसमें आए थे, और उसके आयोजकों में थे विजय कौशल महाराज जी। बड़े मथुरा में उनका वृंदावन में आश्रम है। उन्होंने खुद मुझसे इंटरव्यू में बात बताई थी कि दाऊदयाल खन्ना जो विधायक थे और जो मुरादाबाद के रहने वाले थे, कांग्रेस के नेता थे, और विराट हिंदू परिषद, विराट हिंदू समाज या विराट हिंदू परिषद का एक संगठन था जिसमें डॉक्टर कर्ण सिंह भी थे, उसके वो सदस्य थे। वो चिट्ठी लेके आए थे इंदिरा गांधी की, और जिसमें इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं आपके इस मुद्दे से मेरी सहमति है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर हम इसको सीधे नहीं ले सकते, लेकिन हमारा वो है। स्पष्ट कहा था उन्होंने कि राम मंदिर के आपके इस मुद्दे से मैं सहमत हूं। हाँ, ये विजय कौशल महाराज जी ने मुझे इंटरव्यू बताया, वो अभी भी हैं विजय कौशल महाराज जी, कहीं गए नहीं हैं। तो वो उन्होंने कहा। और दूसरा क्या है कि 1980 के बाद इंदिरा गांधी जब आई हैं जीत करके, तो इंदिरा गांधी का थोड़ा सा राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से उनका एक परिवर्तन हुआ था। वो हिंदू ध्रुवीकरण को बहुत आहिस्ते से सॉफ्टली कर रही थी, और उन्होंने किया भी। 84 में जो कांग्रेस की 400 ज़्यादा सीटें आई, उसके पीछे वो भी एक उनके प्रयासों का कारण था। और इंदिरा गांधी की अगर हत्या नहीं हुई होती 31 अक्टूबर 1984 को, तो शायद मतलब उन प्रत्यक्ष आशीर्वाद भी उनका मिल गया होता राम मंदिर आंदोलन को, जो जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही राजीव गांधी आए, और राजीव गांधी के आने के बाद राजीव गांधी की कैबिनेट में दोनों तरह के लोग थे, कुछ मतलब जो हिंदू राजनीति करने वाले कमलापत्र त्रिपाठी जैसे और उमाशंकर दीक्षित जैसे उस तरह के लोग भी थे, और नरेंद्र तिवारी, दूसरी तरफ अर्जुन सिंह और सेकुलर राजनीति करने वाले लोग भी थे। तो राजीव गांधी तय नहीं कर पाए कि उनको किस रास्ते पर। शाहबानो भी पहले शाहबानो कराया गया उनसे। वो भाई आरिफ मोहम्मद खान ने इस बात मुझे खुद बताया कि जब राजीव गांधी ने उनसे कहा था इस पर स्टैंड लीजिए शाहबानो वाले मामले पे, तो जो भाषण आरिफ मोहम्मद खान ने दिया था लोकसभा में, वो उसकी पूरी सहमति थी राजीव गांधी को। बाद में राजीव गांधी पर जब दबाव पड़ा, और बहुत दिलचस्प बात है जो आरिफ साहब ने मुझे खुद बताई थी पर्सनल बातचीत में एक बार, कि ज़्यादा दबाव उनके ऊपर मुस्लिम नेताओं से ज़्यादा उन हिंदू नेताओं का पड़ा जो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में मुस्लिम वोट को लेकर चिंतित थे। अच्छा, कि इससे जो है मुस्लिम वोट चला जाएगा तो हमारी राजनीति का क्या होगा। तो उन नेताओं ने दबाव डाला राजीव गांधी पे शाहबानो वाले मामले फैसला बदलवाने के लिए, और उसके बाद जब वो फैसला बदला फिर दबाव पड़ा तो शिलान्यास राजीव गांधी ने किया। शिलान्यास किया, अयोध्या से जाके अपने प्रचार की शुरुआत की, जो 1989 के चुनाव प्रचार वहीं जाके शुरू किया। तो ये तय नहीं कर पाए कि आगे जाना, पीछे जाना, इधर जाना, उधर जाना। तो वही है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। राम मंदिर से कांग्रेस से जितना लंबा रिश्ता है उतना किसी का नहीं रहा। 1949 को याद कीजिए, दिसंबर की वो रात जिसमें रामलला प्रकट हुए, जिसे कहा जाता है, मतलब जब वहाँ मूर्ति रखी गई तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। ठीक है, लेकिन नेहरू जी तो मूर्ति बाहर करवाना चाहते। हाँ, लेकिन नहीं हुई थी ना सरकार। लेकिन पंत जी तो नहीं करना चाहते। पंत जी तो नहीं करना चाहते थे, वो नहीं हुआ था। फिर आप सोचिए कि देवराहा बाबा, यदि 80s की बात करें, विनोद जी को याद होगा कि देवराहा बाबा बड़े संत हुआ करते थे और इंदिरा जी उनकी परम भक्त थी, और वो सब संकट में, राजनीतिक संकट में उनसे मिलने जाए, मचान पर बैठते थे पैर लटका कर। उनके साथ भी, बल्कि उन्होंने एक बार राजीव गांधी को भी कहा था कि जब भी राजनीतिक संकट हो तो देवराहा बाबा से मिलना। फिर 1984 में विश्व हिंदू परिषद की एकात्म यात्रा चल रही थी, जिसका जिक्र भी अभी हुआ कि जब दाऊदयाल खन्ना कांग्रेस के बड़े लीडर थे, वो विराट हिंदू सम्मेलन और पूरे सारे काम को देख रहे थे, वो लीड कर रहे थे, कांग्रेस के बड़े नेता। फिर 1984 में 30 अक्टूबर 1984 को एकात्मता यात्रा दिल्ली पहुंची थी, और कार्यक्रम ये था कि 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी उस कार्यक्रम में रहेंगी, जो कार्यक्रम होगा। लेकिन मतलब वो विधि का विधान समझिए कि वो हो गया, उनका असैसिनेशन हो गया, तो पूरी की पूरी बात बदल गई। फिर आप सोचिए जो ताला खुला वो राजीव गांधी सरकार में खुला। वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे। वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे। फिर शिलान्यास भी राजीव गांधी जी ने करवाया।
मंदिर का शिलान्यास भी राजीव गांधी जी ने करवाया। फिर सोचिए नरसिम्हा राव सरकार आई 91 में, तो उन्होंने जमीन का अधिग्रहण में भी काम हिस्सेदारी ली है, और नरसिम्हा राव के वक्त में ही ढांचा गिरा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे मुद्दे रहे। अब इसमें बीजेपी कहां से आई? लेकिन कांग्रेस हीरो नहीं बन पाई ना कभी इस वो मूवमेंट उनकी का। वो दुविधा से ना उन्होंने छोड़ा। एक चीज मैं और जोड़ दूं विजय जी, तो एक और इसमें कांग्रेस का स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जो स्वामी स्वरूपानंद शंकराचार्य थे, इंदिरा गांधी को बहुत मानती थी, वो पार्टी बने, पक्षकार बने राम जन्मभूमि वाले मामले में, अलग से बने। फिर कांग्रेस से बीजेपी किस तरफ कब शिफ्ट हुआ? ये 1987 में जो सरसंघ चालक थे, तीसरे सरसंघ चालक बाला साहब देवरस, उन्होंने कोच्चि में वाजपेयी जी को, अडवाणी जी को और बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं को बुलाया और कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रही है बात कि ये कितना बड़ा मूवमेंट है और कांग्रेस इसको कैप्चर कर रही है। अच्छा, ठीक ये है, किसने कहा? बाला साहब देवरस ने, वाजपेयी जी अडवाणी जी के साथ 87 में। तो फिर वो कोच्चि में या कहीं दक्षिण में, केरल में वो मीटिंग हुई थी, मेरे ख्याल से कोच्चि में थी। वहाँ पर ये अलग से बैठक हुई, कोई वो संघ की बैठक नहीं थी उसमें, और उसके बाद तय हुआ कि इस को पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पे बीजेपी को लेना चाहिए। उसका नतीजा हुआ कि 1989 में पालमपुर, और फिर वहां से उसके बाद तो रेस्ट इज और हिस्ट्री। ये मानना जो समीर जी कह रहे हैं वो बात ठीक है कि उसको नुकसान हुआ, लेकिन जो बीजेपी की ताकत है, संघ के अलावा यदि कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वो राम मंदिर मूवमेंट है, जिसने बीजेपी को खड़ा कर दिया, सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया। और उसमें जो अब तो मंदिर बन गया, अब इसमें कोई डिविडेंड बचा है कि नहीं? डिविडेंड, अब उसको जो इंटरेस्ट होता है ना या डिविडेंड आप कह लें, वो मिलता रहता है थोड़ा थोड़ा, वो अभी चल रहा है, उसका मिलता चेक आते रहेंगे। और अभी 13 राज्यों में एक लाइन इसमें जोड़ना, बार बार हम लोग कह रहे हैं ना कि कांग्रेस, आपने शब्द इस्तेमाल किया, कांग्रेस हीरो नहीं बन पाई। हीरो बनने के लिए बड़ा जोखिम लेना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल ठीक और बात। जोखिम लेने में ये और पार्टी बीजेपी जोखिम माहिर है। नहीं, और जोखिम राम के नाम पर लेने के लिए कांग्रेस कभी नहीं तैयार थी, ये स्पष्टता समझिए। और मैं इसीलिए मैंने तारीख याद दिलाई कि गुरुजी के समय में विश्व हिंदू परिषद बन गया था 1964 में। तो जो संघ की रीति नीति थी, जो जनसंघ और भाजपा की रीति नीति थी, वो आंदोलन के साथ जाती थी। कांग्रेस पॉलिटिकली उसका इस्तेमाल करना चाहती थी, मन से नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो हर बार फंसी। और आज तो जहां कांग्रेस राहुल वाली चल के आ गई है, प्राण प्रतिष्ठा तक में नहीं गए, हम लोग कौन सी बात करेंगे? और इसमें एक लाइन और जोड़ दे, जब आज राम इसमें हर्षवर्धन जो कह रहे हैं, इंदिरा गांधी अगर जिंदा रहती, जैसा वो बताना है, तो शायद कांग्रेस इसको मतलब खुल के आ जाती। वो ओवरटली हिंदू थी। नहीं, लेकिन अब जो होना था ऐसा होता तो वो अलग बात है। वही कह रहे हैं, मतलब समीर जी, वो तो समीर जी, ठीक बात समीर है। जी, हम भाई बीजेपी और राम मंदिर के आंदोलन के रिश्ते की तो खूब बात होती है, आज कांग्रेस और राम मंदिर आंदोलन की बात हुई है। बिल्कुल, मैं उसके पहले एक लाइन जोड़ देता हूँ कि इंदिरा गांधी का जिक्र किया जा रहा है। अगर संजय गांधी भी जिंदा रहते तो मुझे लगता है कि राजनीति और बदल जाती। वो भी एक हिंदुत्व की काफी बात करते थे संजय गांधी, और जिस तरीके से उनका जो कार्यकाल रहा हिंदुत्व की था, बात करते थे। बिल्कुल संजय गांधी और बहुत रहस्यमयी करते थे, मौत। कट्टर हिंदुत्व की बात वो करते थे, और वही गुण उनके वरुण गांधी में आए हुए हैं, हिंदुत्व की बात करने वाले। तो मुझे लगता है अगर संजय गांधी भी रहते तो भी कांग्रेस की राजनीति बहुत अब बदल जाती। देखिए, अब अगला प्रश्न आपका क्या था? नहीं, कांग्रेस और राम मंदिर आंदोलन की हम लोग रिश्ते की बात कर रहे थे। भाई एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है हर पार्टी के सफर में। कैसे अब वो, बदलता जी हाँ, अब वो जो जैसा बताया, इंदिरा गांधी खुलकर हिंदू थी और राजीव गांधी दो नाव में पैर रखकर चलना चाहते थे। देखिए, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की राजनीति बहुत बड़ा फर्क यह था कि इंदिरा गांधी तो खुद मतलब बन के निकली, बड़े ही जवाहरलाल नेहरू की बेटी रही है। कांग्रेस को 1969 में उन्होंने तोड़ा, अपनी पार्टी बनाई, सत्ता में आई और देश ने उनको स्वीकार किया। अपनी नई कांग्रेस उन्होंने बनाई, पुरानी सिंडिकेट को छोड़ दिया था उन्होंने। राजीव गांधी तो इंदिरा गांधी के डेथ के बाद पॉलिटिक्स में आते हैं और सीधे प्रधानमंत्री बना देते हैं, ज्ञानी जल सिंह उनको की पार्टी करिए, राष्ट्रपति इनको प्रधानमंत्री बनाना है। तो उनको संगठन क्या पता नहीं था, उनको नेताओं का पता नहीं था, पार्टी की विचारधारा क्या उनको ये नहीं मालूम था, पार्टी को किस दिशा में लेकर जाना है उन्हें यह नहीं मालूम था। शाहबानो का मामला आया तो दबाव में उन्होंने फैसला बदल दिया। फिर वो किसी भी मामले पर लेकर कांग्रेस पार्टी कभी स्थिर नहीं रही। राजीव गांधी का कार्यकाल बहुत कम रहा, एक कार्यकाल रहा, उसके बाद विपक्ष में बैठे, उनकी हत्या हो जाती है। उसके बाद नरसिम्हा राव आते हैं, वो पार्टी को अपने तरीके से लेकर चलते हैं। सोनिया गांधी और नरसिम्हा राव का अनबन की खबरें आती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, फिर 2004 में आती है। तो कांग्रेस के पास कभी हीरो बनने का कारण इससे नहीं बन पाया कि कांग्रेस के अंदर सत्ता की लड़ाई रियल चलती रही। सेंस में डाउनफॉल कांग्रेस का आप कब से मानते हैं? क्या वो राजीव गांधी के काल से ही शुरू हो गया था, या नरसिम्हा राव जी की सरकार के बाद, या मोदी जी के आने के बाद?
मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी के 84 के बाद से शुरू हो गया था। उसके बाद से जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने पार्टी के अंदर मतलब संगठन को खत्म करने का काम किया कि मैं ही पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, मैं ही जो बोलूंगी पार्टी की बात है। जब पार्टी में कहा जाने लगा कि इंदिरा इज इंडिया, जब इतनी तक बात चली गई, जब देवकांत बरुआ ने बात कह दी कि इंडिया इज इंदिरा, मतलब पार्टी में सब कुछ इंदिरा गांधी है, तब जिस तरीके से पार्टी एक तरफा बढ़ती चली गई इंदिरा गांधी पे, इंदिरा गांधी गई, फिर परिवारवाद हो गया। इंदिरा गांधी के बाद के समय संजय गांधी ने जिस तरीके से दखल देना शुरू कर दिया, फिर इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद फिर कुछ समय के लिए नरसिम्हा राव जरूर बने, लेकिन फिर सोनिया गांधी का जिस तरीके से पार्टी का अध्यक्ष के रूप में 1999 में आती है, उसके बाद सोनिया गांधी आज तक पार्टी, फिर राहुल गांधी। तो परिवारवाद का जो कारण रहा पार्टी के असफलता का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि 1885 में बनी हुई पार्टी आज 140 साल हो गए। राष्ट्रीय पार्टी में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अगर दो पार्टी देखे तो एक पार्टी लगातार टूटती चली गई और एक पार्टी लगातार पूरे भारत की पार्टी बनती कांग्रेस के चली लिए गई। ठीक है, ये बात सही बिल्कुल मौजूद है कि वो परिवार ही उसकी ताकत है, परिवार ही उसकी कमजोरी है। देखिए, कांग्रेस के जो पतन है वो इंदिरा गांधी के जमाने में नहीं शुरू हुआ। वो तो ठीक है, संगठन वो आज मोदी जी की मर्जी से सब तय हो रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी बीजेपी खत्म हो जाएगी। ये इंदिरा गांधी के जमाने में नहीं, कांग्रेस का पतन शुरू हुआ 80 के मध्य में, जब दो बड़े मुद्दे मंडल और मंदिर, इन पे कांग्रेस कोई स्टैंड ही नहीं ले पाई। मंडल का उसने विरोध किया, मंदिर का भी विरोध किया 89 में राजीव गांधी, और वो ना इधर की रही ना उधर की रही। मंदिर के सवाल पर दुविधा में रही और मंडल के सवाल पर खुल के मंडल के खिलाफ रही। तो वहां से कांग्रेस आइडियोलॉजिकली अपनी जो धारा थी उससे खत्म हुई, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरह उत्तर प्रदेश और बिहार में जिस तरह कांग्रेस खत्म हुई, वहीं से खत्म शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने मुलायम सिंह को सपोर्ट किया उस समय 90 में, जब मुलायम सिंह जनता दल से अलग हुए। जब मुलायम सिंह से हिंदू भी नाराज था, मुसलमान भी नाराज था। हिंदू नाराज था कि गोली चलवाई थी, मुसलमान नाराज था वीपी सिंह सरकार गिराई थी, और तब कांग्रेस सपोर्ट किया, और वहीं से कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में और बिहार में दोनों जगह पतन शुरू हुआ। ये मेरे को ये हमें कहानी खुशी की कि अगले पड़ाव पर ले आया है आपने जो बात की। सर ब्रेक का समय हो गया, आगे कंटिन्यू करेंगे। इमरजेंसी बात तो वापस आ गई, इमरजेंसी के कारण ही खत्म हो गई। इमरजेंसी बात तो वापस आ गई थी, देश तानाशाहों को नहीं पसंद। लेकिन इमरजेंसी के बाद उसी जनता ने माफ कर दिया था इंदिरा गांधी। चले सर आगे बढ़ते हैं। आपने कहा राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों भोगी थी। सर आपने कहा क्षेत्रीय पार्टियों को जब समर्थन देना शुरू कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, वहां से वो कमजोर होती गई और फिर उबर नहीं पाई आज और वो तक। मुद्दे को अब खड़गे साहब ने जो हेडलाइन बनाई, जो खड़गे साहब ने बात अभी कही है, कल जो बात कही है, कांग्रेस पार्टी देश भर के जिला अध्यक्षों के साथ दिल्ली में मीटिंग कर रही है। अब उन्होंने एक बात ये कही है, और इस पर भी हमारे यहाँ कंट्रोवर्सी हो गई कि उन्होंने जो कहा और एक्चुअली जो हेडलाइन बनी, दोनों में थोड़ा अंतर है। हेडलाइन ये बनी, अखबार में छपी हेडलाइन है कि खड़गे साहब ने कहा यूपी बिहार में मजबूत होने के लिए गठबंधन छोड़ना पड़ेगा, और खबर कहती है कि खड़गे साहब ने कहा कि अगर यूपी बिहार में मजबूत होना, यूपी बिहार में इतने मजबूत हो जाओ कि गठबंधन के बगैर भी जीत पाओ। दोनों बातों में अंतर बहुत है।